नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश के कुछ राज्यों के किसान मोदी सरकार के विरोध में 4 महीने का अनाज घर से लेकर सीमा पर तंबू तानकर बैठ गए हैं। यहां वे आराम से पैरों की मसाज करवा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, युवा जिम कर रहे हैं और वाटरप्रूफ टेंट में गर्मा गर्म रजाई में अपनी रातें बिता रहे हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीनें लगी ही हैं। जब इतना कुछ है तो इस्त्री वाले का भी इंतजाम किया ही गया होगा। मतलब यहां आए किसानों को कुछ नहीं करना है, बस आंदोलन में शामिल होना है। बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। इन किसानों ने मांगे भी ऐसी रखी है कि सरकार चाहकर भी पूरी न कर पाए और इनका आंदोलन यूं ही चलता रहे। सरकार 6 बार बातचीत कर चुकी है। बिल के जिन प्रावधानों पर किसानों का आपत्ति है उसमें सुधार का आश्वासन भी मिल चुका है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द करो तभी हम घर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीएए एनआरसी के दौरान देश भर में सड़कें जाम करके बैठे प्रदर्शनकारी कह रहे थे। इनको भी पता है यह संभव है नहीं, सरकार इनकी ये मांग मानेगी नहीं और इनका यह आंदोलन चलता रहेगा। वैसे इनकी मांग पत्र में एक और विवादित मांग है, जिन्होंने देशद्रोह के आरोपियों शहरी नक्सलियों को रिहा करने की मांग भी रखी है, जो देश की अलग अलग जेलों में बंद है। अब ये समझ से परे है कि किसान आंदोलन का इस मांग से क्या मतलब। किसानों की मांगों की लिस्ट में इस मांग के जुड़ते ही समझ में आ जाता है कि यह आंदोलन किसानों का रहा ही नहीं। किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर इसे कौन चला रहा है। वैसे कमाल की बात यह है कि देश के कई राज्यों के किसान इन किसानों से अलग सरकार के पास पहुंच रहे हैं और इन कानूनों को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो रहे। अब सवाल यह है कि यह आंदोलन मोदी सरकार और बीजेपी के लिए नुकसान करने वाला है या फिर नफे वाला। तो इसका जवाब है, इस आंदोलन ने मोदी और बीजेपी सरकार को बम्पर फायदा पहुंचाया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मोदी सरकार 3 क्रांतिकारी कृषि सुधार कानून लेकर आई और उसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन इसका उतना प्रचार नहीं हो पाया। और जब इन कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान उतरे तो इस पर चर्चा शुरू हुई और पूरे देश को पता चला कि ऐसे भी कोई कानून आए हैं। जब विरोध होने लगा तो लोग कानून के प्रावधानों को पढ़ने भी लगे और समझने भी लगे कि कानून तो वाकई कृषकों के हित में है और इसमें पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, बल्कि किसानों को नए और विकल्प दिए गए हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और पीएम मोदी की उस घोषणा को याद करते हैं कि जिसके तहत उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। पीएम मोदी ने जब ये बात कही थी तो तब उनका खूब मजाक बनाया गया था। आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञों ने तब कहा था कि पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा जोखिम ले लिया है, क्योंकि ये लक्ष्य अगर पूरा नहीं होता है तो 2022 के यूपी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और मोदी का जो विजयी अश्वमेघ है उस पर भी लगाम लग जाएगी। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान देश का सबसे बड़ा वोटर ग्रुप है। और एक बार इन वोटरों को यह समझ में आ गया कि मोदी ने उनकी आमदनी बढ़ाने के नाम पर राजनीतिक जुमलेबाजी की है तो आधी लड़ाई बिना चुनाव प्रचार में ही जीत ली जाएगी। विपक्षी भी इसी आस में खुश थे, लेकिन पीएम मोदी ने इस ऐलान के साथ ही काम शुरू कर दिया और हर वो कदम उठाया जिससे कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हो सके। हालांकि ये बहुत बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि कृषि प्रकृति पर निर्भर है। मौसम ने साथ दिया तभी किसान की उपज उसके घर आ सकती है। अगर मौसम बेईमान हो गया तो किसान की फसल खेत में ही चौपट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने यह ऐलान किया तो उनके दिमाग में जरूर कुछ योजना होगी और उस योजना पर उन्होंने अमल शुरू कर दिया। किसान आंदोलन में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन कोई यह बात नहीं कर रहा है कि इस रिपोर्ट पर काम किसने शुरू किया। जहां कांग्रेस और राहुल गांधी किसानों के कर्ज माफ करने का राग आलाप रहे थे और चुनावी घोषणा पत्रों में इसका ऐलान कर रहे थे, इसके उलट पीएम मोदी ने इसकी आलोचना करते हुए साफ कर दिया था कि कृषि कर्ज माफी किसानों की बेहतरी के लिए हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने मोदी के लिए कहा था कि 2006 में उनकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कोई काम नहीं हुआ।
प्रोफेसर स्वामीनाथन ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के मुताबिक उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे कि एमएसपी कहा जाता है, उसे बढ़ाना और उसे बड़े मूल्य पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करना नरेंद्र मोदी सरकार की किसानों के हक में बड़ी कोशिश है। मतलब जिन किसानों के नाम पर विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में उन किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कर्ज माफी के ऐलान के। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार ने देश में सबसे लंबे वक्त तक कृषि मंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया। ये वही स्वामीनाथन हैं जिनकी रिपोर्ट को लागू करने का जिक्र किसान भी कर रहे हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हवाई नहीं रखा। मोदी के इस ऐलान के पीछे प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई वाले राष्ट्रीय कृषि आयोग की वो रिपोर्ट ही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी ने काम शुरू किया और अपने लक्ष्य को हासिल करने में वे जुट गए। जैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक किसान को पता होना चाहिए कि उसकी जमीन कैसे उपज के लिए उपयुक्त है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लागू किया। देश में 22 करोड़ से ज्यादा किसान अब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना चुके हैं और उन्हें इसे वितरित किया जा चुका है, जिससे कि किसानों को पता चल गया है कि उनकी जमीन कैसी उपज के लिए उपयुक्त है। इस रिपोर्ट में दूसरी बात यह थी कि किसान की फसल किसी भी वजह से खराब हुई हो तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जिससे कि इस मुश्किल को आसान किया जा सके। इसमें किसानों को मामूली प्रीमियम पर फसल का बीमा मिलता है। इसमें कई खामियां भी थी, जिसे किसानों से मिली प्रतिक्रिया के बाद दुरुस्त भी किया गया। तीसरी सिफारिश यह थी कि किसानों को बारिश के पानी के भरोसे न रहना पड़े और उसके खेत को समय से पानी मिल सके। इसकी मांग भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में थी। पीएम मोदी ने इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देने की योजना लागू कर दी और इस पर काम जारी है। चौथा, किसान गांव के नजदीकी उपज का भंडारण कर सके। यह सिफारिश भी इस रिपोर्ट में थी। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना लाई, जिससे कि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। पांचवा, किसान अपनी उपज को खुद तय की गई कीमत पर देश भर में कहीं भी किसी को भी बेच सके। इसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना लागू की और देश की 585 मंडियों को आपस में जोड़ा। साथ ही मोदी सरकार ने राज्यों के बीच कृषि कारोबार की शर्तों में सुधार भी किया। छठा, किसान अपनी उपज की गुणवत्ता पर ध्यान दे। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत सभी मंडियों में क्लीनिंग, ग्रेडिंग की सुविधा मुहैया कराई गई। सातवां, किसान की एक और बड़ी समस्या यह थी कि वो पारंपरिक उपज से बाहर जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, जबकि उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो परंपरागत खेती छोड़कर नवाचारी खेती की ओर आकर्षित हो और वो बाजार में मांग वाली फसल तैयार कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए निजी कंपनियों की मांग के लिहाज से करार किए जा सके। इसके लिए ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लाया गया है। आठवां, किसान को अपने खेत से ही या किसी भी जगह से मंडी के बाहर भी उपज बेचने का अधिकार मिल सके। इसके लिए एपीएमसी मंडी के बाहर उपज बेचने का अधिकार किसानों को सरकार ने दे दिया। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह थी कि हर बीतते दिन के साथ किसान की छूटी होती जोत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए किसी ऐसे तंत्र की जरूरत थी जिससे छोटे किसानों को मदद मिल सके और छोटे किसान हर आधुनिक सुविधा का सामूहिक तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके लिए मोदी सरकार ने एफपीओ का ऐलान किया। मोदी सरकार ने पिछले बजट में 5 साल में देश में 10,000 एफपीओ तैयार करने का लक्ष्य रखा है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कृषि उत्पादन पर काम करके उससे जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है। किसानों का कोई समूह इसे रजिस्टर्ड करवाकर खेती से जुड़े कई फायदे ले सकता है। केंद्र सरकार एफपीओ को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ये संगठन कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होंगे। और 10, जो सबसे अहम है कि किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो करे उसे करने में उसे किसान नेताओं, किसान यूनियनों और संगठनों के अलावा मंडी परिषद का दबाव न झेलना पड़े। इसके लिए सब कुछ कानूनी तौर पर तय हो जाए। इसके लिए पीएम मोदी ने अध्यादेश लाकर 3 कृषि सुधार कानून लाए और उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाकर कानून भी बनवा दिया। इसी के साथ मोदी और किसान विरोधियों को यह बात समझ में आ गई कि अब किसानों की आय दोगुनी होने से शायद ही कोई रोक पाए, इसलिए इस तरह के आंदोलन करके इस कानून का विरोध किया जा रहा है और इसे रद्द करने की मांग उठ रही है।
हालांकि किसान ये भी जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने नोटबंदी को भी किसान विरोधी साबित करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। अब फिर उन्होंने इन कानूनों को किसान विरोधी काले कानून साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसे देश के बाकी किसान नकारते दिख रहे हैं। दरअसल सियासी दल भी जानते हैं कि जो मोदी 3 बार गुजरात के सीएम और 2 बार देश के पीएम के तौर पर अनवरत चुनकर आ रहे हैं और वो किसानों के समर्थन के बिना संभव नहीं है, वो भी बम्पर बहुमत के साथ। इसलिए यह तय हो गया है कि गांव और किसान का नेता पीएम मोदी है। बरसों से किसानों के नाम पर सरकारी सब्सिडी और कर्ज माफी की राजनीति करते आ रहे नेताओं के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि मोदी ने यह काम कर दिया तो फिर देश की सियासत में शायद ही नेताओं की वापसी हो पाए। इसलिए जब पंजाब के बड़े किसानों ने आंदोलन का आगाज किया तो इस आंदोलन के समर्थन में मोदी विरोध की बुनियाद पक्की होने की आस रखने वाला हर नेता संगठन खड़ा हो गया। लेकिन मोदी के बारे में हर कोई यह जानता है कि पीएम मोदी पत्थरों को भी फूल में तब्दील कर देते हैं। आपदा को अवसर में बदलने का उनके पास कौशल है और इस आंदोलन में भी वे वही कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जरिए पीएम मोदी और उनकी सरकार को वो मौका मिला है जो लाख कोशिशें करके भी शायद बीजेपी कभी हासिल नहीं कर पाती। वो महत्वपूर्ण लक्ष्य है किसान हितैषी पार्टी के तौर पर बीजेपी के स्थापित होने का। तीनों कृषि कानून चुपचाप लागू हो जाते तो शायद ही बीजेपी और पीएम मोदी किसानों के अगुवा के तौर पर स्थापित हो पाते। लेकिन पंजाब के बड़े किसानों के आंदोलन में देश की हर मोदी विरोधी ताकत के शामिल होकर खत्म होने को देश का किसान देख रहा है और मोदी के साथ खड़ा होता जा रहा है। अब जब इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होता दिख रहा है तो पीएम मोदी तीनों कृषि कानून भला क्यों वापस लेंगे? मोदी सरकार ने भी इस आंदोलन के बरक्स देश भर में किसान चौपाल लगाने का ऐलान कर बड़ा दांव चल दिया है और ये संकेत दे दिए हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। तो इस तरह से यह आंदोलन बीजेपी और पीएम मोदी के लिए फायदेमंद है। आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।